Welcome dear students. So students, from this lecture we are going to start the second topic of the 11th state board or CBSE board, that is the units and measurement. ठीक है. So last lecture में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था फिजिकल वर्ल्ड, एंड इन दैट टॉपिक वी आर सीइंग द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द फिजिक्स इज. ठीक है. सो इस लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड टॉपिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट. सो यस, आई एम प्रोफेसर प्रसाद साकरेकर. वेलकम यू ऑल टू our SAG group and this channel PS Physics. So बच्चों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा. देखिए सुनिए, काफ़ी बच्चे मुझे सवाल पूछते हैं कि सर फिजिक्स के लिए मैथ्स क्यों ज़रूरी होता है. बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया था. एक्चुअली वो मैंने नहीं यूज़ किया था, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उसे कहा था कि फिजिक्स इज़ द किंग एंड मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन. सर ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, न्यूटन ने हमें बोला था, सर न्यूटन ने हमें बोला था कि अगर अर्थ पे कोई भी चीज़ नीचे गिर गई तो अर्थ उसे अट्रैक्ट करेगी. अर्थ उसे क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी. ठीक है. तो ये तो हो गया एक थिंग. सो उसी एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर से एक नया क्वेश्चन आता है कि फिर सर मून क्यों नहीं नीचे आता. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. अरे भाई, अगर अर्थ एप्पल को नीचे खींचती है तो मून को भी नीचे खींचना चाहिए ना, तो ऐसा क्यों नहीं होता. तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन को कैलकुलस की सहायता लेनी पड़ी, और उसी के ऊपर से एक नया लॉ बना जिसे आप लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. F = G m1m2 डिवाइडेड बाय r², जो कि आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा है. ठीक है. ओके. अब न्यूटन ने बोला कि अर्थ पुल दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, लेकिन आइंस्टाइन ये मानने को तैयार नहीं थे. आइंस्टाइन ने हमें क्या बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता. अर्थ इज द राउंडेड, तो उन्होंने राउंड शेप, अर्थ इज नॉट प्लेन नहीं होती ना, अर्थ कैसी होती है? राउंडेड शेप. तो उन्होंने कर्व्ड सरफेस का मैथमेटिक्स यूज किया और उन्होंने एक नई थ्योरी दी. उसके हिसाब से उन्होंने हमें ये कहा कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे पुल नहीं करती, बल्कि स्पेस उसे नीचे पुश करता है. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. दोनों कॉन्ट्रोवर्सीज आप लोगों को समझ में आ रहा है. न्यूटन ने क्या कहा था कि भाई अर्थ हर ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करती है. ठीक है. आइंस्टाइन ने क्या बोला कि नहीं, पुल नहीं करती वो, बल्कि अर्थ के ऊपर, यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है? पूरा स्पेस. तो वो स्पेस हमें नीचे पुश करेगा, स्पेस हमें नीचे पुश करेगा. और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए भी उनको मैथमेटिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ा. तो इस तरह से होता है बच्चों. विदाउट, अगर आपने मैथ्स का यूज नहीं किया तो आप फिजिक्स को ब्रॉड वे तक नहीं ले जा पाएंगे. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो इसीलिए फिजिक्स एंड मैथ्स दे आर इंटर रिलेटेड. ठीक है. चलो, ये तो हो गई फालतू की बातें. अब हम आएंगे अपने एक्चुअल टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा फिजिकल क्वांटिटी. अब ये फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी आर एबल टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स. ऐसी क्वांटिटी जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कर पाते हैं. ठीक है. और ये क्वांटिटीज फिजिक्स के बहुत सारे लॉ एक्सप्लेन कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. एक्चुअली बच्चों, कुछ भी लॉ फिजिकल क्वांटिटी में ही आएगा. आप बोलेंगे सर मैं इतना दूर गया, यानी कि यू आर मेजरिंग द लेंथ, लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी. आप बोलेंगे सर मैंने आज ना 10 किलो शक्कर लाई, दैट 10 kg. ओके, दैट मास, इट इज ऑल्सो द फिजिकल क्वांटिटी. एक्चुअली एवरीथिंग. इमेजिन कीजिए, अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता था. ये मैंने स्टार्टिंग में आपको न्यूटन और आइंस्टाइन का एग्जांपल क्यों बोला? बिकॉज ये टॉपिक से हम लोग अभी मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों को मिक्स करने स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब सिंपली इमेजिन कीजिए ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. अब देखिए एक एग्जांपल देखिए. फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, PQ, क्या बोलेंगे इसे हम लोग? PQ, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इज इक्वल्स टू N इंटू U. ये फॉर्मूला हर बार याद रखिए, N इंटू U. N मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू. N मतलब क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू. और ये U मतलब इसे हम लोग कहेंगे यूनिट. इसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट. देखिए, फिजिक्स में यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. अगर यूनिट नहीं होगा तो हम कोई भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इमेजिन कीजिए ना, अगर आप कोई भी स्टोर में गए, उसे बोले कि मुझे 10 मीटर शक्कर दे दो, तो वो तो शॉप वाला पहले आपको देखेगा
फिर से एक बार पूछेगा आपको क्या चाहिए, अगर फिर आपने बोला कि नहीं मुझे 10 मीटर शक्कर चाहिए तो वो आपको पागल समझ के मारेगा। ठीक है, चलिए जोक सापाट, लेकिन ये समझ लो अगर आपने उसे बोला कि भाई मुझे 10 केजी शक्कर दे दे, वो तुरंत ही दे देगा। क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। मीटर अलग चीज हो गई, केजी अलग चीज हो गई। अगर आप सीधा उसके पास गए कि मुझे 10 शक्कर दे दो, अब वो क्या करेगा? फिर से पहले वाली चीज ही करेगा। यानी कि अगर आपने देखिए जैसे ही आपने मीटर लगाया वो लेंथ हो गया, जैसे ही आपने केजी लगाया वो मास हो गया। ठीक है, दैट 10 इज द नंबर एंड दैट केजी इज द यूनिट। देखिए अगर आपने बोला कि आपको मास, ये टोटल कोई भी मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, आपने बोला 10 केजी, तो ये केजी क्या बन गया? यूनिट। और ये 10 क्या बन गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। 10 क्या बन गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। सो दिस इज द बेसिक थिंग। यानी कि आपको कुछ भी अगर मेजर करना है तो आपको यूनिट के साथ साथ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी लगेगी। हाँ, अब आप अगर बोलेंगे नहीं सर मुझे 1000 केजी चाहिए, ले लो भाई, एन की वैल्यू अपने हिसाब से वेरी होती रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह से होती है फिजिकल क्वांटिटी, एन इंटू यू, यू यानी कि यूनिट और एन यानी कि न्यूमेरिक। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यूनिट मतलब क्या होता है। क्या देखेंगे हम लोग अभी? यूनिट मतलब क्या होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये यूनिट क्या होता है। देखिए डेफिनेशन, इट इज अ रेफरेंस और स्टैंडर्ड यूज फॉर measurement of any physical quantity. Used for the measurement of any physical quantity. It is a reference or standard which is used for the measurement of any physical quantity. उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अभी एक एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज आपको इस तरह से मैंने लिखा दिस इज अ 10 मीटर, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर ये 10 मीटर मतलब क्या? ये मास है, लेंथ है कि और कुछ है? आप लोग सीधा बोलेंगे सर दिस 10 मीटर यानी कि सिंपली नथिंग बट द लेंथ। आई एम राइट? इसी को अगर मैंने इस तरह से लिखा 10 केजी, आप लोग इसे क्या कहेंगे? मास। इसी को अगर हमने लिखा 10 एम्पियर, अब आप लोग इसे क्या कहेंगे? करंट। एक बात देखिए, मैंने यहाँ पे भी 10 10 10, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, लेकिन उसका मीनिंग बदल रहा है। मीटर यानी कि लेंथ, केजी यानी कि मास, एम्पियर यानी कि करंट। यानी कि हम लोग जैसे ही मैंने ये यूनिट बदल दिए, फिजिकल क्वांटिटी भी बदल गई। मीनिंग समझ में आप लोगों को? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट। अगर यूनिट नहीं होते तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मैंने अब इस तरह से लिख दिया ये 10 क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलो बोलो, ये मास है, लेंथ है कि करंट है? आप लोग लेंगे सर ये क्या हो गया? तो ये 10 तो सीधा हो गया एनवी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। अलग अलग मीनिंग मत निकालो। एनवी मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब फिर से अगर मैंने इसे लिख दिया कुछ भी, सपोज 10 मीटर, तो अब ये क्या बन गया? लेंथ बन गई। सो ऐसे यूनिट मतलब क्या होता है? जो फिजिकल क्वांटिटी को कुछ ना कुछ तो भी डिफरेंशिएट करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो पॉइंट होगा, भाई डस्टर किधर गया? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अभी? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, हाँ, और लेक्चर देखते टाइम ये सारा का सारा नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट मत लो, नहीं तो बस सर आप पढ़ो, हम स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है? देखिए वो नोट्स ही काम आते हैं जो हम खुद से बनाते हैं। ठीक है, सो हर एक चीज़ बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसका शॉर्टकट हम लोग लिखेंगे PQ। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? PQ। ओके, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। चलिए पहला तो टाइप इसमें बन जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी एक हो गई क्वांटिटी, उसे हम लोग बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। और एक तीसरी भी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलिए समझ में आया?
थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहली होगी फंडामेंटल, दूसरी होगी डेराइव, तीसरी होगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, अब असली टॉपिक यहां से शुरू हो जाएगा। अब तो कुछ बेसिक चीजें चल रही थी, चलिए तो इस दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे एक ही क्वांटिटी पे, यानी कि फंडामेंटल पे। ठीक है, चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो ये फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जैक्टली होती क्या है। फर्स्ट वाली क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडा क्वांटिटी। चलो इस फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडा देखेंगे क्या है। इट इज द क्वांटिटी which does not depend on any other quantity, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर करेंगे। चलो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है देखेंगे कैसे होता है। अगर आपने देखा कि इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं, नियर अबाउट 26, 27। उसी अल्फाबेट्स के अनुसार सारी इंग्लिश की लैंग्वेज बन गई। मीनिंग समझ में? उसी अल्फाबेट्स के अनुसार सारी इंग्लिश की लैंग्वेज बन गई। इसी प्रकार से इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बाकी सारे क्वांटिटीज बन जाएंगे। आपको मीनिंग समझ में आ रहा है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जितने होंगे उसी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के हम लोग सारे अलग अलग क्वांटिटीज बना सकते हैं। इसीलिए ये जो फंडामेंटल होंगे वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। एग्जांपल देखेंगे। चलो फर्स्ट पहले तो होगा लेंथ। पहले क्या हो जाएगा? लेंथ। उसके बाद में हो जाएगा मास। उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट। चलो इसको 3 सेक्शन बना देते हैं हम लोग इस तरह से। पहले हो गया लेंथ, उसके बाद में हो गया मास, उसके बाद में हो गया इलेक्ट्रिक करंट। चलो नेक्स्ट टेम्परेचर। ये हो गया टेम्परेचर। उसके बाद में सीधा आएगा टाइम। उसके बाद में आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक आखिरी आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, चलो बोलो पहला कौन सा रहेगा? लेंथ। उसके बाद में कौन सा रहेगा? मास। उसके बाद में कौन सा रहेगा? टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए अब लेंथ का यूनिट क्या होगा बोलिए? लेंथ का यूनिट होगा मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। मास का यूनिट क्या होगा? केजी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा? केल्विन। बेसिक यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस तो अलग हो जाएगा। हाँ, आप लोगों ने 7th या 8th स्टैंडर्ड में कन्वर्जेंस भी पढ़े हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग वो भी पढ़ेंगे। टाइम तो पता है भाई सबको, टाइम होता है सेकेंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है मोल एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाती है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? कैंडेला। अब आप इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए ये सातों के सातों हो गए फंडामेंटल क्वांटिटी। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी। अब देखिए बच्चों, अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो आप बोलेंगे कि अगर मैंने बोला कि ये पेन की लेंथ मेजर करो, एक आधा स्टूडेंट उठेगा बोलेगा सर पहले मुझे इसका मास बोलो। दूसरा बोलेगा सर ये रूम का टेम्परेचर जरा चेक करना पड़ेगा भाई कितना है। इट्स नॉट लाइक दैट। यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए आपको खाली स्केल लगेगी, और स्केल क्वांटिटी नहीं है, स्केल इंस्ट्रूमेंट है। फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था ऐसी क्वांटिटी जिसे हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाते हैं। करंट मेजर करने के लिए आपको इनमें से किसी की और की जरूरत पड़ेगी क्या? सर करंट मेजर करना है, पहले लेंथ बोलो, उसके बाद में मास बोलो, फिर क्या क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये 7 क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इंस्ट्रूमेंट तो लगेगा लेकिन क्वांटिटी नहीं लगेगी। समझ में? इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी एंड वी कॉल इट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में? तो ये सारे के सारे हो गए हमारे फंडामेंटल।
तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिराइव यूनिट्स क्या होता है। पहले तो हमने देखा था फंडामेंटल, अब हम लोग देखेंगे ये डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। पहली हो गई फंडामेंटल क्वांटिटी, अब देखेंगे डिराइव क्वांटिटी। देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज द क्वांटिटी which depend on any other का दूसरा मीनिंग होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए ध्यान से देखिए अभी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि ऐसी क्वांटिटी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। डिराइव क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होगी। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है और दूसरी दूसरे के ही ऊपर डिपेंड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको फाइंड करना है एरिया, क्या होता है एरिया इंटू एल इंटू बी। एरिया मतलब क्या हो गया, एल इंटू बी। देखिए यहाँ पे हमें लेंथ का 2 बार इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है, एल इंटू बी, यानी कि ये सीधा हम लोग इसे एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम दे लिए, चलो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि इसे हम लोग एल क्यूब भी बोल सकते हैं, यानी कि मीटर क्यूब हो गए, ठीक है। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ये हो गया मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट बन गया मीटर क्यूब। चलो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड वाली क्वांटिटी बोलो। अब अगर हमने लिया स्पीड मेजर करने के लिए हमें लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि देखिए अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपको डिस्टेंस यानी कि लेंथ यानी कि मीटर, टाइम यानी कि सेकेंड। अब देखिए आपको 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैंने बोला कि टाइम स्पीड से निकाल दो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो अगर आपको स्पीड फाइंड करनी है तो आपको 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वो तो स्पीड जैसी है, खाली इसको डायरेक्शन होती है, स्पीड को डायरेक्शन नहीं होती है। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट दोनों का सेम आएगा। अभी काफ़ी बच्चों को ये सवाल होगा कि सर अगर यूनिट सेम है तो क्वांटिटी डिफरेंट क्यों। तो ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है स्केलर और ये जो क्वांटिटी होती है ये होती है वेक्टर। अब इसका मीनिंग हम लोग कुछ लेक्चर्स में देखेंगे आने वाले। ये स्केलर और वेक्टर तो एक अलग टॉपिक ही पढ़ना है हम लोगों को, और ये स्पीड वेलोसिटी ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स में हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, है ना, काइनेमेटिक्स 1D मोशन में। चलो और एक्सेलरेशन, चलिए क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम भी बोल सकते हैं आप लोग। देखिए फिर एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए वेलोसिटी भी लगा, टाइम भी लगी। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये बन गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। और ले लो फोर्स, चलो बोलो फोर्स का फॉर्मूला तो सभी को पता है, जोर से चिल्लाओ, सबको आवाज जानी चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू M इंटू ए, F इज इक्वल टू M इंटू ए। इसका देखो अभी वो तो जाओ, यूनिट के बारे में हम बाद में देखने वाले, अभी फिलहाल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 7 नंबर वर्क डन ले लो। चलो बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों ये सारी क्वांटिटी ले लो, ये क्वांटिटी 2 या उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे लेंथ इनटू लेंथ यानी कि 2 फंडामेंटल लगे, यहाँ पे तो 3 लगे, यहाँ पे देखो लेंथ भी लगा टाइम भी लगा। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता था, इसीलिए हम लोग इसे डिराइव बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलो जल्दी, क्या होता है काइनेटिक का फॉर्मूला, काइनेटिक हाफ mv²। पोटेंशियल बोलो जल्दी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। नेक्स्ट मोमेंटम का फॉर्मूला बोलो, मोमेंटम 9th में पढ़ा है, सॉरी, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये सारी देखिए, इसका हर एक का यूनिट कैसे आया और क्यों आया ये हम लोग डायमेंशंस में देखेंगे, इसी लेक्चर में रहेगा वो। चलो ये तो हो गया फंडामेंटल,
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, डिराइव फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करेगी। तीसरा टाइप कौन सा था अपना? तीसरा वाला था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सा था वो? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ये डायमेंशंस के ऊपर तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ओके चलो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज तीसरा नंबर का, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। चलो बोलो, ये तो होगा दो ही उसके एग्जांपल से। फर्स्ट होता है प्लेन एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन। जिसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल मतलब क्या? ये वाला एंगल, कोई भी एंगल ले लो, इसे हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। हाँ, वो तो डिग्री में होता है, लेकिन उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रेडियन में। 2 पाई रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन, पता है आप लोगों को। ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सपोज थीटा हो गया, ये डिस्टेंस ले लो, यहाँ से इसे एस बोलेंगे, इसे आर बोलेंगे। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी कि आर कितनी है? एस डिवाइडेड बाय आर। ये हो गया फॉर्मूला उसका, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट एक एंगल होता है, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इस तरह से होता है, देखिए आइसक्रीम का कोन, ये सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब ये पूरा 3D स्ट्रक्चर बन गया। सॉलिड एंगल में किस तरह का स्ट्रक्चर? ये पूरा 3D स्ट्रक्चर। इसे हम लोग थीटा बोलेंगे सपोज, इसे हम लोग बोलेंगे ए, इसे हम लोग बोलेंगे आर। ठीक है, तो इसे भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, देखेंगे हम लोग। थीटा इज इक्वल टू DA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फिलहाल जान दो, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। ये हो गया सॉलिड एंगल, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन। तो 3 टाइप के क्वांटिटी है अपने पास। फर्स्ट थी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी थी डिराइव क्वांटिटी, तीसरी थी सप्लीमेंट। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा डायमेंशंस। इसका नाम क्या होगा? डायमेंशंस। ध्यान से देखिए। ओके, ये डायमेंशंस क्या होता है क्या नहीं। पहले तो ये इमेजिन कीजिए, चलो एक डेफिनेशन ही देख लेते। इट इज द पावर टू विच any fundamental quantity is raised। बाप रे सर, ये क्या है? चलिए डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। इट इज द पावर टू विच एनी फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज। यस, इट इज द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर आपने कोई भी जे और नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखा, तो आपको ऑप्शंस में से देखा गया m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, उसी को हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे कंसिडर कीजिए अभी। ठीक है, चलो सपोज फर्स्ट हमने लिया मास, तो उसे हम लोग डिनोट करेंगे m। कैसे डिनोट करेंगे? m। अगर हमने लिया लेंथ, तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे l, और ये हर बार स्क्वायर ब्रैकेट ही होना चाहिए, तो कैसे भी मतलब फैशनेबल। ठीक है, चलिए मास हो गया, लेंथ हो गया, उसके बाद में आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं लेटर के, यानी कि केल्विन और थीटा। अब वो तो डिपेंड रहेगा ऑप्शन पे, बिकॉज मेंस में कभी कभी ऑप्शन में थीटा भी होता है, कभी कभी के भी होता है, तो उसके हिसाब से हमें इसके एनालिसिस करना पड़ेगा। मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम तो हर बार टी ही रहेगा, टाइम तो हर बार टी रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में रहेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हम लोग डिनोट करेंगे मोल, MOL। इसे हम लोग मोल डिनोट करेंगे मोल। और उसके बाद में रहेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसे रहेगा कैंडेला, यानी कि C। तो ये दोनों के ऊपर तो क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, तो फिर आप लोग कहां से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मोस्टली यूज जो है वो ये है, मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। तो ये तीनों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। मास M, लेंथ L, टाइम T। एक और चीज रहेगी भाई, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट हम डिनोट करते हैं I और लेटर A। तो चलिए ये तो हो गए नोटेशंस पूरे कि हमने किस तरह से उसे डिनोट करना है।
डायमेंशन मतलब क्या होता है? द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज। अब हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से इसे समझेंगे। डेफिनेशन फिलहाल रट्टा मार लो, इट इज द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज। अब उसका मीनिंग समझो। फर्स्ट, अगर मैंने कंसिडर किया एरिया, चलो बोलो एरिया का फॉर्मूला, जल्दी बोलो। लेंथ इंटू ब्रेड, वेरी गुड। लेंथ मतलब इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। ब्रेथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब हम लेंथ को किसके हिसाब से डिनोट करते हैं? एल के हिसाब से। तो इसके डायमेंशंस बन गए एल टू द पावर 2। डायमेंशन क्या बन गए? एल टू द पावर 2। देखिए ये तो हो गए डायमेंशंस, और ये होगा इसका यूनिट। ये क्या होगा? इसका यूनिट। और एक एग्जांपल, वॉल्यूम ले लो। चलो बोलो वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर। ब्रेथ भी मीटर, हाइट भी मीटर, तो यूनिट क्या बन गया? मीटर क्यूब। तो इसे अगर मैंने एल क्यूब के हिसाब से लिखा तो कोई दिक्कत? तो एरिया का डायमेंशन क्या था? एल टू द पावर 2। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था? एल टू द पावर 3। इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। इट इज द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज। जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज होंगे उसे रिड्यूस करते 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 फंडामेंटल तक लेके आओ, और उसकी पावर मतलब क्या हो जाएगा? डायमेंशन। और एक एग्जांपल ले लो, टेंशन ना लो। देखो हम है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम ले लेंगे स्पीड। बोलो स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से रट रहे भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम किस में मेजर होता है? सेकेंड में। तो ये बन गया उसका यूनिट, मीटर पर सेकेंड। क्या बन गया यूनिट? मीटर पर सेकेंड। अब देखो मीटर मतलब लेंथ एल, एल टू द पावर एन। टाइम मतलब सेकेंड, ये टी टू द पावर 1। हाँ, अगर ये मीटर, देखो यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए 2 लिया। अब अगर सिर्फ मीटर आया तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1, इसके लिए मैंने 1 लिया। ये T1 अगर ऊपर गया तो ये क्या आ जाएगा? L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। ये लो 1 अपॉन x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर -m। 1 अपॉन t टू द पावर 1 इज इक्वल टू t टू द पावर -1। ये याद रखो, समझ में? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड और कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, वेलोसिटी के भी डायमेंशन सेम आएंगे। मैंने पहले ही बोला था स्पीड एंड वेलोसिटी नियर अबाउट सेम है, अगर आपने डायरेक्शन का नहीं सोचा तो। चलो इसे रफ कर देते, ये पूरा नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब तो पूरे डायमेंशन से देखेंगे भाई। चलो देखो अभी 4th नंबर। अब हम लोग सपोज लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और ये नीचे भी आ गया टाइम। तो ये क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है लेंथ, लेंथ मतलब हो गया मीटर, टाइम मतलब होता है सेकेंड, यानी कि ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कहेंगे हम लोग इसे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर यानी कि बन जाएगा L टू द पावर 1, और सेकेंड मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब कैपिटल T स्क्वायर T टू द पावर 2। तो इसके डायमेंशंस आ गए L1 T टू द पावर -2। काफ़ी बुक्स में इसके डायमेंशंस आपको इस तरह से मिलेंगे, m0 L1 T टू द पावर -2। अब यहाँ पे मास है क्या? नहीं, इसलिए हमने सीधा लिख दिया m0। ये लिखने का तरीका है, एक्चुअली ये उसके डायमेंशंस है। द पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इज अ डिराइव क्वांटिटी, तो मैंने वेलोसिटी का कन्वर्जन किया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस फंडामेंटल हो गया, टाइम भी क्या हो गया? फंडामेंटल। तो मैंने पहले पूरे डिराइव का कन्वर्जन फंडामेंटल में किया, और उसके बाद में उसका यूनिट निकाल के डायमेंशंस लिखे, ठीक है। हर एक का यूनिट आपको इसी तरह से डिराइव करना है, स्टेप बाय स्टेप, एज इट इज बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, चलो एक्सेलरेशन तो हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, वर्क डन।
वर्क डन का मीनिंग होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब उससे पहले हमें देखना है व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज गिवन एज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर से एक बार, अब देखिए, मास मतलब क्या होता है? यूनिट केजी, मास का यूनिट हो गया केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट अभी हमने निकाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्चुअल यूनिट होगा फोर्स का। आप लोगों ने अभी तक कौन सा यूनिट पढ़ा था? न्यूटन। न्यूटन भाई साहब के नाम से हमने इसे नाम दिया न्यूटन। लेकिन फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब इसके डायमेंशंस। केजी मतलब मास, मास ये स्केलर की वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, केजी मतलब मास इज द फंडामेंटल। ठीक है, ये मीटर मतलब लेंथ इज द फंडामेंटल, एंड टाइम इज द टाइम, सेकेंड मीन्स टाइम, यानी कि टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल। तो ये तीनों भी क्वांटिटी फंडामेंटल ही बन गई। अब इसके डायमेंशन देखेंगे, मास यानी कि m1, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा अंडरराइटिंग निकालेंगे, ये होगा m1। मीटर यानी कि L1, और टाइम यानी कि T2। तो उसके पूरे डायमेंशंस क्या बन जाएंगे? m1 L1 t टू दी पावर -2, m1 L1 t टू दी पावर -2। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो m टू दी पावर 0 था, बिकॉज यहाँ पे मास था ही नहीं। अब यहाँ पे हमने मास को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके हिसाब से आप वर्क डन का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो क्या? देखिए, एक बार सॉल्व करके देखिए। ओके, मैं तब तक ये रफ करता हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखिए। नहीं तो हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो देखो, वर्क डन का डायमेंशन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। एस मतलब स्पीड नहीं, जान दो, फिलहाल तो यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे एस डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, यानी कि टोटल बन गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, डायमेंशन, केजी मतलब मास, मास मतलब क्या होता था? m टू द पावर 1। m इज नॉट अ मास। यहां पे हम लोग की ये जो पूरा आपको दिखता है ना, इट्स अ यूनिट, ये समझ लो। काफी बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देंगे, सर m मतलब मास हो गया, ये केजी भी मतलब मास हो गया, फिर m क्यूब लिख देंगे। नॉट लाइक दैट, ठीक है। चलो, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर L2, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर T2। कोई दिक्कत? इसे पूरा एक कर देंगे, m1 L2, ये 2 ऊपर जाएगा -2, ये गैप के डायमेंशंस वर्क डन के। किसके डायमेंशंस आ गए? ये पूरे वर्क डन के। तो इसी हिसाब से डायमेंशंस होते हैं बच्चों, यानी कि पावर टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज रेज्ड इज नोन एज द डायमेंशन। तो चलिए बच्चों, ये तो डायमेंशंस हो गए अभी वर्क डन के। अब हम नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे एनर्जी के। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क डन एंड एनर्जी दोनों डिफरेंट नहीं होते हैं, दोनों भी सेम होते हैं। ठीक है, अभी ये डायमेंशनली भी प्रूव करेंगे हम लोग। अब अगर हमने अभी नेक्स्ट डायमेंशन लिए, सपोज काइनेटिक एनर्जी। चलो नेक्स्ट कंसिडर करेंगे काइनेटिक एनर्जी। चलो बोलो जल्दी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। अब ये 1/2 तो नंबर हो गया, इसका यूनिट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। चलो, मास का यूनिट क्या होगा? केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर, यानी कि यूनिट आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, वर्क डन का यूनिट क्या था? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस भी तो सेम ही आएंगे। ये केजी मतलब मास m1, ये L2, और ये नीचे T-2। देखो, दोनों के डायमेंशंस कैसे आ गए? सेम। तो इसीलिए एनर्जी एंड वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी। दोनों के डायमेंशंस कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। दोनों के डायमेंशंस कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वांटिटी। हाँ, आप लोगों के लिए होमवर्क है, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस आप लोग फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m मतलब क्या होता है? मास। g मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना है, तो उसके डायमेंशंस आप लोग फाइंड कीजिए। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कंसीडर करेंगे सपोज मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय सिंबल p।
मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं, सिंबल P से। उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए इसका यूनिट देखेंगे अभी क्या आता है। पहले मास का यूनिट क्या आएगा, केजी, तो यहाँ पे आ गए केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, तो फिर मोमेंटम का टोटल यूनिट क्या बन गया, केजी मीटर पर सेकेंड। चलो केजी मतलब मास, मास मतलब क्या आएगा m1, मीटर मतलब लेंथ L1 डिवाइडेड बाय टाइम T1, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। चलो टोटल क्या आ जाएगा, ये m1 L1 T-1, m1 L1 T-1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। देखिए बच्चों अब ये मोमेंटम क्या होता है, यहाँ इस टॉपिक में मतलब अभी यहाँ से आगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी आएगी जो आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी, मतलब उसका नाम भी आप लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन जब भी देखो आपको नीट और जेईई के एग्ज़ाम 2 साल के बाद देनी है, और जब एग्ज़ाम आएगी तब आप लोग पूरे फिजिक्स को पढ़ चुके होंगे, तब आपको समझ में आएगा एक एक क्वांटिटी का मीनिंग क्या आएगा, बिकॉज एक एक क्वांटिटी के ऊपर एक एक टॉपिक आएगा आगे अभी। ठीक है, चलिए तो मोमेंटम तो हो गया। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, कुछ अभी डिफिकल्ट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अभी, ध्यान से देखिए। अगर हम लोगों ने ओम्स लॉ, अगर पोटेंशियल के डायमेंशंस हम लोग कैसे फाइंड करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का एक फॉर्मूला होता है W डिवाइडेड बाई Q, ये लर्न कर दो, W डिवाइडेड बाई Q। W का मीनिंग होता है वर्क डन एंड Q का मीनिंग होता है चार्ज। W मतलब क्या होता है, वर्क डन, एंड Q मतलब क्या होता है, चार्ज। हमें किसके डायमेंशंस चाहिए, V की। अगर हमें इसके डायमेंशन चाहिए तो पहले तो हमें डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे, वर्क डन के डायमेंशंस क्या होंगे, वो डायमेंशंस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, फिर से एक बार करेंगे। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से, या उसे एक सुझाव समझो, फोर्स के डायमेंशंस लर्न कर लो, बिकॉज फोर्स के डायमेंशंस हर बार आपको लगेंगे ही लगेंगे, तो सीधा सीधा उसे लर्न कर दो, टाइम बहुत बचेगा उससे। उसके डायमेंशंस होते हैं m1 L1 T-2। क्या होते हैं डायमेंशंस, m1 L1 T-2, और ये डिस्प्लेसमेंट होता है L1। चलो बोलो फिर m1, अभी ये तो बेस सेम है, L 1 + 1 कितना बन गया, 2, T⁻²। ये कैसे किया हम लोगों ने, ये x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू x⁻m + n। L⁻1 इंटू L⁻1 इज इक्वल टू L⁻1 + 1 इज इक्वल टू L⁻2। ये डायमेंशंस आ गए हमारे वर्क के, ये डायमेंशंस किसके आ गए, वर्क के। अब हमें किसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं, चार्ज के, तब जाके हमें टोटल पोटेंशियल के डायमेंशंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए अभी चार्ज के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। चार्ज के डायमेंशंस कैसे फाइंड करें सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। करंट का फॉर्मूला बोलो बेसिक, I इज इक्वल टू Q/T, तो फिर Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख सकते। टाइम फंडामेंटली की डिराइव है, फंडामेंटल। करंट फंडामेंटली की डिराइव है, फंडामेंटल। तो फिर चार्ज के डायमेंशंस हमें मिल गए I1 T1। चलो ये चार्ज भी मिल गया, ये वर्क डन भी मिल गया, वो फॉर्मूले में पुट करो, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। चलो बोलो W, m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय I1 T1। ओके, अब देखो m1 तो एज इट इज रहेगा, L1 भी एज इट इज, ये +1 ऊपर जाएगा -1, ये बन गया I⁻⁻1। अभी यहाँ पे T⁻⁻2 है, देखो T⁻⁻2 T⁻1, यानी कि T⁻2 -1। ठीक है, कितना बन जाएगा वो, T⁻3। ये डायमेंशंस आ गए पोटेंशियल के। ये पता है ना ये कैसे आया, ये कौन सा रूल यूज किया आपने, x⁻m x⁻n x⁻m-n, लॉज ऑफ इंडाइसिस, दूसरा कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन बच्चों एक बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में हम प्रीवियस ईयर के नीट के, प्रीवियस ईयर मेंस के, एडवांस के सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में कुछ भी टेंशन मत लो आप लोग। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अब एक पॉइंट, चलिए समझ में आए, ये पूरा नोट डाउन कर लो। ओके, वीडियो पॉज करके पूरा ये नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे अभी रफ करेंगे, अब अगली डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे। चलो देखो, अभी
अगला एक डायमेंशंस हम लोग लेंगे स्ट्रेन के बारे में। ओके, किसके बारे में? स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब बच्चों होता है ये चेंज इन लेंथ। सपोज हम लोग इसे लेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसे लर्न कर दो। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बिकॉज आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में यानी कि इलास्टिसिटी नामक एक टॉपिक में पूरा स्ट्रेन के बारे में ही पढ़ना है। 7-8 दिन फिर एक ही चीज रहेंगे अपने माइंड में, स्ट्रेन स्ट्रेन और स्ट्रेन। तो अभी यहां पे इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। चलो, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा यल, ओरिजिनल लेंथ मतलब यल। इसका यूनिट क्या आएगा? मीटर। लेंथ का भी यूनिट मीटर। मीटर मीटर गेट कैंसल, यानी कि इसको रहेगा नो यूनिट। अगर मीटर ही कैंसिल हो गया दोनों तो इसको यूनिट रहेगा क्या? नो। अगर यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशंस होगा क्या? नो। तो इसे हम बोलेंगे नो डायमेंशंस। सो बच्चों, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या स्टेटमेंट आएगा? स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये क्वेश्चन नीट में एक साल आया था। स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि स्ट्रेन को कोई भी डायमेंशन नहीं होता। क्यों? बिकॉज यूनिट ही नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। अगर हमने सेम क्वांटिटी का रेशियो लिया तो उसे यूनिट नहीं हो सकता। अगर यूनिट ही नहीं होगा तो डायमेंशन आएगा क्या? नहीं। चलो, तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेन। आपने प्रेशर के बारे में सुना होगा, चलो जल्दी बोलो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर मतलब क्या होता है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला बोलो जल्दी। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है रे प्रेशर? मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि F डिवाइडेड बाय ए। चलो बोलो फोर्स के डायमेंशन M1 L1 T -2। कैसे है फोर्स के डायमेंशन? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, देयरफॉर m वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। ये आ गया m1, ये आ गया l2, ये आ गया t टू द पावर -2। एकदम स्पीड से, ठीक है। चलिए, एरिया L2। चलो बोलो m1 है +2 वर्दी ऊपर जाएगा -1। ये आ गया डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ये किसके डायमेंशंस आ गए? प्रेशर के, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें रहेगी आगे। अभी जैसे जैसे लेक्चर डेवलप होते जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जिसके डायमेंशंस हम लोगों को फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग एक और डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन जे में एक बार पूछा जा चुका है उसका नाम है रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल आर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग उसके डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी होता। तो स्टार्टिंग में हमने लिया फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं। पहली क्वांटिटी कौन सी होती है? फंडामेंटल। दूसरी होती है डिराइव। तीसरी वाली कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए। अगर आपको कुछ डाउट हो गए तो प्लीज़ डाउट पूछिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे, थैंक यू।